इस सभागार में विराजमान रिपब्लिक नेटवर्क के प्रमुख अर्णव गोस्वामी जी, भाई ऐश्वर्य कपूर जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आदरणीय मुकेश खन्ना जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब हम इस विषय पर संवाद के लिए एकत्र हुए हैं तो दुनिया का दौर कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। देयर इज अ टसल ऑन टैरिफ and there is a confusion on what is going to be there in the future, what are the challenges and how the things will come out। मगर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में भी एक बड़े बदलाव का दौर है और ऐसा नहीं कि भारत में यह पहली बार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 पोखरण एक्सप्लोजन, 11 और 13 मई 1998, उसके बाद हम पे लगे आर्थिक प्रतिबंध और उस समय जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड दिस कंट्री। क्यों? उन्होंने कहा ना हमारे पास उस जमाने में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एक पैसा कोई लगाने को तैयार था भारत में, $1 लगाने को तैयार था और ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब तो ये देश खत्म। मई 1998, 2 साल से कम का समय, मार्च 2000, बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत में। क्या हो गया ऐसा 2 साल के अंदर? जब उस दौर में हमने निकलकर यह स्थिति स्थापित की थी तो आज तो हमारी स्थिति में बहुत भारी अंतर है, क्योंकि हर चुनौती एक नई संभावना को लाती है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि आपदा को अवसर में बदलने की कला हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है और पूर्व में भी हम इसको दिखा चुके हैं। अब कोई आपसे कहेगा ठीक है वो पुराने जमाने में हुआ कैसे था, तो मैं एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूं। आजकल इस देश में लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर लड़ाओ, तो लोग कई बार अमीर गरीब के ऊपर लड़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहां जब $1 भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था तो इनिशियल मनी कहां से आया था? पुराने लोगों को अगर याद हो, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले थे वाजपेयी सरकार ने, $5 बिलियन के सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया था और $5.2 बिलियन आया था। किसने लगाया था? एनआरआईज ने लगाया था, इंडियंस ने लगाया था, बाहर के बिजनेसमैन ने लगाया था। यानी आज जिनके खिलाफ पूरा वातावरण नफरती बनाने का प्रयास किया जाता, अगर दौड़ में देखें तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई होती, मगर सबने मिलकर काम किया और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दौर आया, मैं आपको लॉजिकली भी बताना चाहता हूं कि वो चीज कैसे हुई। पहले तो पैसा आया बाहर से, नेक्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने की बात आई तो 50 पैसे का सेस लगाया गया पेट्रोल पे, उससे इनिशियली 50,000 करोड़ रुपए आया। वो तो जस्ट शुरुआत करता है, ये मैं दिसंबर 1990 की बात कर 98-99 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि लिक्विडिटी किस सेक्टर के पास चाहिए? सीमेंट एंड स्टील, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा। तो क्या किया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के 14-14.5% थे उन्हें घटाकर 7.5-8 तक लाया गया। जैसे ही हाउसिंग रेट ऑलमोस्ट हाफ हुआ, मिडिल क्लास ने भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। जैसे ही हाउसिंग लोन लेना शुरू किया तो क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आ गया और लिक्विडिटी किसके पास आ गई? सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री के पास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी। तो मिडिल क्लास को मकान मिलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने लगा और उस समय हमारा लेबर स्किल्ड नहीं था, अनस्किल्ड था। अनस्किल्ड लेबर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन में होती है, तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। और इसके बाद सियाटल 1999, नवंबर 1999 में सियाटल में सारे जो विकासशील देश थे हमारे साथ खड़े हो गए। नवंबर 99 में आप जाके चेक करिएगा, ये भारत पे आरोप लगा कि इंडिया हैज सैबोटाज द सियाटल कॉन्फ्रेंस। हमने कहा दुनिया हमारे खिलाफ होती है, होने दीजिए। नवंबर 99 वो चेंज हुआ और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आए, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की लॉन्गेस्ट भारत की यात्रा है। आज अगर हम कहें कि साहब वो तो पुरानी बात थी, आज क्या होगा, तो आज हम जहां पे आके खड़े हैं, सिर्फ कल ही परसों ये न्यूज आई है कि मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में
भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा शेयर, वहां 44% हो गया है। और जो चाइना का शेयर 65% था वो 25% पे आ गया है। एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक वीजा को पीछे छोड़कर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री बन गया है। और फिर इतना ही नहीं है, जस्ट लास्ट मंथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सबसे कम इनइक्वालिटी भारत में है। जो उनकी इंडेक्स है उसमें हम 25.2 पे हैं, यानी अमीर और गरीब के बीच में जिस खाई को बढ़ाने और लड़ाने का प्रयास किया जाता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे कम वो भारत के अंदर है। और वैसे उसका एक और कारण भी है, सिर्फ हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां साल में 365 दिन फ्री का खाना मिलता है। मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर। ये दुनिया में और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वहां तो लोग क्या कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में एक और आप दृष्टि से देखिए, आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश हैं। यही एक दौर था, हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था भारत में लोग कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आज हम नंबर 1 देश नहीं है। दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% अकेले इंडिया में होता है, विच इज मोर देन पुट अमेरिका चाइना टुगेदर। आप याद करिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे दिल्ली के खान मार्केट में, उन्होंने डिजिटली दिया था पेमेंट। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट आए और जयपुर में चाय वाले को कुल्हड़ की चाय पीकर चाय का पेमेंट डिजिटली किया था। दैट्स हाउ इंडिया इज इमर्जिंग टुडे। और अब आप ये कहेंगे सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में एंड इंडिया बिकेम को चेयर विद फ्रांस। आप इमेजिन करेंगे एआई समिट ग्लोबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी and Emmanuel Macron, French president, were co-chairing that. That's how India is emerging today and India is becoming more and more confident. और तीसरी चीज जो भारत में एक बदलाव की आ रही है वो ये आई है, एक दौर था when India was considered as soft state। कोई भी आता था, आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। अब वक्त बदल गया है और वक्त ये बदला है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई यूजिंग अवर आर्मी, और उनका टेररिस्ट कैंप नष्ट किया। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया बाय यूजिंग एयरफोर्स, और अब की बार टेररिस्ट बेस नष्ट किया। और पहलगाम के बाद हमने उनके 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर नो कॉन्टैक्ट वॉर यानी मिसाइल के द्वारा ही क्या किया, जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स जो बहावलपुर और मुरीदके में थे उनको नष्ट किया। यानी ग्रेजुअली अब दिखा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार की ऐसी चीज के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है जिसको मरकज सुभान अल्लाह कहते थे। तो एक दौर था कि यहां आते थे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? कौन से ऐसी चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं वरना कुछ बम विस्फोट हो जाएगा बताना, यहां धमाके होते थे। वहां वो लोग बहावलपुर में बैठ के कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब वो दौर आया है जब जाकर एक आतंकवादी ने कहा कि मेरे 14 लोग मार दिए गए मेरे परिवार के, मैं भी मर जाता तो अच्छा।